हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप देख रहे हैं हमारी एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन सीरीज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर डे 31st। सो डे 31st में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन जो जीएस 3 के इन्वायरमेंट के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, राइट। दोस्तों ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस अगर हम देखें जीएस3 के पेपर के अंदर 2018, 2019 और 2020 तीन सालों में देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछा गया इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से। हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपका डे 30th था, डे 30th में हमने स्टार्ट कर दी थी जीएस3 एनवायरनमेंट की डिस्कशन। 7 क्वेश्चन हमने वहां डिस्कस किए थे और आज डे 2 में जो कि एनवायरनमेंट का डे 2 है, हमारी पूरी सीरीज का डे 31st है। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द 2019 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं उनको डिस्क्राइब करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वर्ड्स हैं आपके पास, सो 120 वर्ड्स में व्हाट यू हैव टू डू, लिस्ट डाउन द वेरियस रीजंस जो आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पांसिबल है। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करोगे। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? वेरी वेल यू कैन गेस। ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, इसकी कॉन्टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड हम जो है दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म हीटिंग होती है अर्थ के क्लाइमेट की, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल पीरियड से, जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, उसके बाद और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर रहे हैं, उसकी लगातार उसमें जो इंक्रीज हो रही है उसको हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म हीटिंग है। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद से अगर हम कंपेयर करें तो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है किन फैक्टर्स की वजह से होती है। क्लियर है? एक एक करके सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं तो कार्बन एमिशन हो रहा है जो ग्रीन हाउस गैस है, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉपुलेशन इंक्रीज, जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से जो हमारी रिसोर्स कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऑब्वियसली जितने ज्यादा ह्यूमंस होंगे प्लेनेट के ऊपर, वो उतना ज्यादा कार्बन एमिट करेंगे, उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट उनका बढ़ेगा। तो ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारी डिमांड फॉर रिसोर्सेज बढ़ गई है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हमारी बढ़ गई हैं, और इसीलिए एग्रीकल्चरल रिलेटेड एमिशन और इंडस्ट्रियल एमिशन हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या बात आई? पॉलिसीज लेस हैविंग लेस एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। हमने खास तौर पे अगर हम लास्ट 20-30 इयर्स को छोड़ दें, उसके पहले की पॉलिसीज में एनवायरमेंट कोई बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता था। हमारी जितनी भी पॉलिसीज बनी है वो ह्यूमंस को ध्यान में रखकर बनी है, ह्यूमंस की डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनी है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर हमारा कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, ये भी एक कारण रहा है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई, ठीक है, कि हमारी और भी दूसरी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमने जो नेचर का बैलेंस है उसको वहां पर डिस्टर्ब किया है, ठीक है जी। सोलर एक्टिविटी में वेरिएशन, अब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। सोलर एक्टिविटी में लगातार वेरिएशंस होती रहती हैं साइक्लिक तौर पे, जिसमें एक पीरियड ऐसा आता है जब सोलर साइकिल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, उस टाइम पर टेम्परेचर जो है अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जब सोलर साइकिल एक्टिव होती है तब अर्थ के ऊपर जो सन से आने वाली एनर्जी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सोलर साइकिल भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, पोलर रीजन में आइस वो हमारे टेम्परेचर, पूरे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर ये आइस मेल्ट हो आर्कटिक में, एंटार्क्टिक में, तो जो सन से आने वाली लाइट है, सनलाइट है, वो उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, और इस वजह से अगर पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं तब भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेजी से बढ़ती है। फिर आ गई वोल्केनिक इरप्शन। ये वोल्केनिक इरप्शन बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अगर हम करंटली ग्लोबल वार्मिंग का रेट देखें तो उसमें वोल्केनिक इरप्शन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम वोल्केनिक इरप्शन यहाँ लिख रहे हैं कि वोल्केनोस जो है वो जब भी इरप्ट होते हैं बहुत सारी गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या फिर हमारा जो टेम्परेचर है ऑल ओवर द अर्थ वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीजें लिखेंगे आप, और आप बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करोगे कि बोथ एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ह्यूमन और नेचुरल दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं ये ज्यादातर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन एज फोर फ्रेंड इन 120 वर्ड्स।
सिंपल क्वेश्चन है, आपको एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन गैस रहती है उसका रोल एक्सप्लेन करना है, और रोल जो है वो दो तरफा है। पहला रोल है एज अ फो, फो का मतलब होता है एनिमी, एज अ एनिमी ऑफ ह्यूमंस। दूसरा है एज अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना है कि ओजोन गैस जो एटमॉस्फेयर में रहती है वो किस तरीके से हमारी मदद कर रही है, किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, और किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे ओजोन के बारे में। इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे। ओजोन एक गैस है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है स्मॉल अमाउंट्स में अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल्स जो है सॉरी तीन एटम्स जो है ऑक्सीजन गैस के वो मिलते हैं तो ओजोन गैस बन जाती है। ठीक है, अब ओजोन जो है वो फ्रेंड भी है और फो भी है, और एक एक करके आप बताएंगे कि कैसे फो है कैसे फ्रेंड है। दुश्मन कैसे है? दुश्मन ओजोन तब होती है ऑब्वियसली जब ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ग्राउंड लेवल यानी ट्रोपोस्फेयर, सरफेस के आसपास जब ओजोन गैस एग्जिस्ट करेगी तो वो ह्यूमंस की, एनिमल्स की और प्लांट्स की हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो पॉल्यूशन की वजह से बनती है। कार, ट्रक, फैक्ट्रीज के अंदर से जो हाइड्रोकार्बन का एमिशन होता है, उस एमिशन से हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है ओजोन। ये हाइड्रोकार्बन सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ओजोन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो ओजोन है ये क्या करेगा? लंग्स को इरिटेट करेगा, अस्थमा अटैक इससे ट्रिगर होते हैं। ठीक है, जो सम कम्युनिटीज वो जो है ज्यादातर ऐसी कोशिश करते हैं कि हम वेहिकुलर एमिशंस को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जो है ओजोन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो ओजोन है ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनिमल्स को भी नुकसान करेगी, और प्लांट्स की जो कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की उसको भी नुकसान करती है। ठीक है, तो ये तो ओजोन हो गई एज अ फो यानी एज अ एनिमी। फिर बात आ गई ओजोन एज अ फ्रेंड। ओजोन फ्रेंड कब है? ऑब्वियसली जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है तो वो ओजोन लेयर का जब पार्ट बनेगी तो वो हमारे लिए फ्रेंड है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। तो सन की हार्मफुल यूवी रेज को रोकने का काम करती है ओजोन, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, सरफेस से अराउंड 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सरफेस के पास है तो ये हमारे लिए दुश्मन का काम करेगी। ये दो चीजें आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बतानी है। क्लियर हो गया है? ठीक है, यहाँ पर आप चाहें, क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं गया है, आप थोड़ी सी बात जरूर ये कर सकते हैं, ओजोन होल के बारे में आप बता सकते हो कि ओजोन होल हमारी ह्यूमंस के द्वारा जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का मिशन हो रहा है उसकी वजह से ओजोन डिप्लीट कर रही है। बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो वहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है या क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ओजोन होल के बारे में, तब आप ये कंटेंट भी जो है वो वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। स्टेट क्वेश्चन, व्हाट इज रामसार साइट? डिस्क्राइब करंट स्टेटस ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया। अब हम 2020 के पेपर में आ चुके हैं। 2020 के पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, रामसर साइट होती क्या है, तो एक डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी, व्हाट इज रामसर साइट। अब इंडिया में रामसर साइट का करंट स्टेटस क्या है, उसमें करंट स्टेटस में क्या क्या चीजें आएंगी, इंडिया के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, और वो टोटल रामसर साइट्स में आप ये भी बता सकते हो कि किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ठीक है, जो सबसे रिसेंट रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज की गई उनका आप नाम लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 2020 का, जो 2021 में पूछा गया था। 2021 में पेपर हुआ था और वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट टाइम अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको करंट अफेयर से रामसर साइट्स के बारे में। तो डेफिनेशन तो सेम है। डेफिनेशन क्या है, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको हम रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। इस कन्वेंशन के तहत जो साइट्स वेटलैंड्स रिकॉग्नाइज की जाती हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उनको हम बोलते हैं रामसर साइट। तो मैंने वही चीज लिख दी है कि एक कन्वेंशन है, फर्स्ट मॉडर्न ट्रीटी है एम्ड एट कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स टुक प्लेस इन 1971। ईरान की रामसर शहर में कन्वेंशन को साइन किया गया था और उसी शहर के नाम पर इसका नाम हमने रामसर कन्वेंशन रख दिया। नाउ वेरियस साइट्स गिवन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन आर नोन एज रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स क्या है, कुछ ऐसी वेटलैंड्स जिनको रिकॉग्निशन दी गई है एज एन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पूरी दुनिया के लिए वो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है अंडर दी रामसर कन्वेंशन। अब इंडिया के अंदर टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, उनका एरिया मैंने यहाँ पर बता दिया है, और उसमें से कुछ रिसेंट जो रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज हुई हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो तंपारा लेक उड़ीसा, हीराकुड रिजर्वायर उड़ीसा, यशवंत सागर और चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, इनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हालांकि ये चीज यहाँ पूछी नहीं गई है, पूछा आपसे सिर्फ इतना गया था कि व्हाट इज द स्टेटस। ठीक है, स्टेटस मैंने बता दिया, 75 रामसर साइट्स हैं। वो रामसर साइट्स कितने एरिया को कवर करते हैं, किस राज्य में आपकी रामसर साइट्स है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये जो रिसेंट रामसर साइट्स की इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए दी, अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली विच रामसर साइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो वहां पर आप ये इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द वेरियस थ्रेट्स टू द हिमालयन इकोसिस्टम। 60 वर्ड्स के अंदर हिमालय में क्या क्या खतरे हैं
हिमालयन इकोलॉजी को, उसको आपको मेंशन करना है। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन छोटी सी एक लाइन की लिख सकते हैं कि हिमालयाज दे आर अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, बहुत डेलिकेट इकोसिस्टम है हिमालयाज का, और कोई भी हल्की सी डिस्टर्बेंस, चाहे वो ह्यूमंस की तरफ से हो, चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो, वो हिमालय की पूरी इकोलॉजी को जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैंने वही लिख दिया कि हिमालय हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और इसके अलावा वहां पर जो है इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है। अब क्या थ्रेट्स हैं, ऑल दीज थ्रेट्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। हैबिटेट लॉस, एग्रीकल्चर के लिए कह लीजिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कह लीजिए, या शहरों के लिए कह लीजिए, जो हिमालय के फॉरेस्ट हैं, इकोलॉजी है, वहां पर हम उन फॉरेस्ट को कट करके इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, पहला थ्रेट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, हम जानते हैं हिमालय के अंदर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ही जो एनिमल स्पीशीज हैं हिमालय में, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। आए दिन हमारी खबरें आती हैं, लेपर्ड्स हो गए, ठीक है, बेयर्स हो गए, उनके साथ ह्यूमंस के जो है काफी ज्यादा इंटरेक्शन होते रहते हैं। कई बार ये इंटरेक्शन जो है वो फेटल भी साबित होते हैं, एनिमल के लिए या ह्यूमन के लिए। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हिमाचल में, हिमालय में खासतौर पर अगर आप ईस्टर्न हिमालय की बात करें, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो वहां पर जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, पोचिंग का जो मसला है, मेनेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्लाइमेट चेंज, नाउ क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है, जिसमें आपके हिमालय में अगर हम देखें तो स्नोफॉल, उसमें कमी आ रही है, जो स्नो के ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो कैप है, स्नो रिजर्वायर्स हैं, उसमें कमी आ रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, रेनफॉल एक्सेसिव हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हिमालय को इफेक्ट कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं हिमालय के, वो भी, उनको भी नुकसान हो रहा है, एंड इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। इसमें नए थ्रेड्स भी आप जोड़ सकते हो, जैसे रिसेंटली वी हैव सीन दिस इशू इन उत्तराखंड, द टाउन ऑफ जोशीमठ, इसमें बोला जा रहा है द टाउन इज सबसाइडिंग, द टाउन इज सिंकिंग, और उसके कारण एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ लोगों का कहना है दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना। तो वट एवर मे बी द रीजन, तो ये भी एक थ्रेट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो सेटलमेंट्स हैं हिमाचल के अंदर या हिमालय के अंदर, दे आर ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12, describe the structure and role of biosphere reserves in biodiversity conservation. So now in 120 words आपको बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स का स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है। दो चीजें बतानी है आपको। पहली चीज क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, किस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम बनाते हैं, और इनका रोल क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो पहले आप बोलेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स दे आर प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर हम कोशिश क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड तरीके से नेचर को भी प्रोटेक्ट करें, वहां रहने वाली ह्यूमन कम्युनिटीज और उनके ट्रेडिशंस को भी प्रोटेक्ट करें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम देखें तो वहां पर हमारा